नमस्कार। डॉक्टर स्पीक के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनु पांडे। दर्शकों, जैसे कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर को देखा, इसके प्रभावों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी हुए। इसके प्रभाव के कारण हमने कई लोगों को, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया। ऐसे में आया है कोरोना का नया वेरिएंट जो कि है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि दक्षिण अफ्रीका सहित कुछ अन्य देशों में भी देखा गया है। तो आज बात करेंगे हम इसी विषय पर कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से हम खुद को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, जो कि फिजिशियन हैं पातशाह नगर रेलवे हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नमिता सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में फिजिशियन हैं। नमस्कार सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में। और दर्शकों, आप हमारे विषय से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इन नंबर्स के द्वारा हमारे साथ, जो कि इस प्रकार से हैं 0522 22888698 0522 05756 0522 401598। जी डॉक्टर संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या और ये हमें किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। ओके, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो अब तक कोरोना वायरस समाज में घूम रहा है, वातावरण में घूम रहा है, उसी का एक नया परिवर्तित रूप है। लेकिन दुखद बात यह है कि ये जो फॉर्म इस समय घूम रही है वातावरण में, इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। लगभग 50 के आसपास म्यूटेशंस यानी परिवर्तन हुए हैं और सबसे ज्यादा परिवर्तन इसकी स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं, जो लगभग 32 हैं। ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का वो हिस्सा है जो आदमी के शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों की जो सेल्स होती हैं उसमें जाकर के ये चिपकता है और उसी के जरिए ये फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करके व्यक्ति को संक्रमित करता है। चूंकि स्पाइक प्रोटीन का नेचर बदल गया है, इसलिए ये किस प्रकार से आगे बिहेव करेगा इस बारे में अभी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसका संक्रमण का दर पुराने वायरस के स्ट्रेन से थोड़ा ज्यादा है। गंभीरता कितनी है कितनी नहीं है, इस पे अभी एक मत वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत हल्के रूप में ही संक्रमण दे, या अगर आगे गंभीर रूप में भी संक्रमण देता है तो इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी समय के साथ हो सकता है अगले कुछ 10, 15, 20 दिनों में वैज्ञानिक समाज को दे सके। आज की तारीख में इसको मात्र 8 दिन हुए हैं अभी पहचाने हुए, जाने हुए। लगभग 24 देशों में ये वायरस देखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी बहुत गंभीर संक्रमण का मामला जानकारी में नहीं आया है। जो भी आए हैं वो मामूली लक्षणों वाले हैं, जैसे थकान है, बुखार है, या गला खराब है, बदन दर्द है, या थोड़ी बहुत खांसी भी है। लेकिन फेफड़ों में सांस की कमी हो जाए, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो, इस तरह के लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिले। डॉक्टर संजय जी, नहीं अनु जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। डॉक्टर संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। हाँ, अभी तक ऐसा कोई भी वर्गीकरण वैज्ञानिकों की नजर में या डॉक्टरों की नजर में नहीं आया है। बच्चों में पहले भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत कम होता था, क्योंकि उनके फेफड़ों में एस रिसेप्टर नहीं होते थे। ये जो कोरोना वेरिएंट नया ओमिक्रॉन का आया है, ये वेरिएंट भी लगभग पुरानी ही तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है या और लोगों को कर रहा है। आज की तारीख में पुराने ही संक्रमण के हिसाब से ये जनता को या समाज को या व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। कोई विशेष जानकारी इस विषय में अभी तक उपलब्ध नहीं है कि ये बच्चों में ही ज्यादा देखा जाए। जी डॉक्टर संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जैसे कि पोस्ट कोविड की समस्या हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखी, तो क्या जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोग प्रभावित हो रहे हैं उनमें भी ये समस्या हो सकती है? देखिए, हो अवश्य सकती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को
पहचाने हुए मात्र 8 या 10 जी दिन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में ये वेरिएंट कैसे बिहेव करेगा, इस पे अभी कुछ ज्यादा कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये हम अनुमान लगा के कह सकते हैं कि जैसे कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा या और भी वेरिएंटों ने कोविड होने के बाद भी बहुत सारे लक्षणों को, बीमारियों को जन्म दिया, उसी तरह से ओमिक्रॉन भी अगर बिहेव करता है तो हमें इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज जब समय निकल चुका होगा, लगभग महीने 1.5 महीने का, तभी इस बात पे हम लोग कुछ कह पाएंगे कि कोविड होने के पश्चात कोविड से होने वाले जो बीमारियां या जो लक्षण हैं वो कितने इस वेरिएंट के साथ भी आते हैं। लेकिन हाँ, आ सकने की संभावनाएं पूरी हैं। जी डॉक्टर संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हमने पहले भी देखा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोग कोरोना से काफी भयभीत हो गए, जिससे कि इन्हें डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का रोग हो गया या उसकी संभावना हो गई उन्हें। तो ऐसे में हम अपने आप को किस प्रकार से मानसिक तौर पर स्वस्थ रख सकें, ये आप हमें बताएं। देखिए, ऐसा है, कोविड ने भय की स्थिति लोगों में पैदा करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी सत्य है कि 97-98% केसेस में कोई भी ऐसा मामला मृत्यु का या गंभीरता की वजह से परेशानियों का नहीं आया है। रिकवरी रेट लगभग 2%, 3% लोगों को छोड़ के लगभग 98% लोगों में रिकवरी कंप्लीट हुई है। इसलिए मेरा आपके सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि नए वेरिएंट को लेके बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त न हो, सामान्य जिंदगी जिएं, परेशानी आए, लक्षण आए, उसका उपचार ले लें और ये मान के चले कि जैसे पुरानी पहली और दूसरी लहर कोरोना की हम लोगों ने निकाल दी, उसी प्रकार से ये लहर भी हम लोगों को कुशलतापूर्वक पार हो जाएगी और ऐसा कोई बहुत कुप्रभाव या दुष्प्रभाव हम लोगों पे नहीं आएगा। हो सकता है हल्के फुल्के लक्षण आए, हल्की फुल्की परेशानी आए, उससे हमें विचलित नहीं होना है। एक सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी आहार शैली के साथ अपना जीवन जीना है और वैक्सीनेशन लेना है। यहां भी आपने अवनी जी उनसे डॉक्टर नमिता से सवाल किया था वैक्सीनेशन के बारे में। मैं थोड़ा सा इस पे आपको ऐड कर दूं कि होता क्या है कि जब भी कोरोना संक्रमण होता है या कोरोना वैक्सीन ली जाती है, वो शरीर को दो तरीके से प्रोटेक्ट करती है। एक एंटीबॉडी के बनने से, दूसरा मेमोरी सेल्स में दर्ज हो जाने से। मान लीजिए कि कोरोना संक्रमण या कोरोना वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी का लेवल शरीर में गिर गया, जो प्राइमरी लेवल है प्रोटेक्शन का, तो उससे कोरोना तो हो जाएगा, जिसे ब्रेक थ्रू इंफेक्शन कहते हैं। लेकिन उसके बाद मेमोरी सेल्स में जो दर्ज हो चुका है, वहां से एंटीबॉडी दोबारा बननी शुरू होती हैं और इसीलिए गंभीरता कोविड की उतनी नहीं होती है या मृत्यु नहीं होती है। यह बात कहीं हद तक वैज्ञानिक तौर पे भी काफी कुछ सत्य है। इसलिए वैक्सीनेशन हेल्प करता है। कोरोना पहले अगर हो चुका है वो भी हेल्प करता है। इसलिए बहुत ज्यादा निरुत्साहित होने की या भय की स्थिति न रखें, अवसाद में न जाए। वैक्सीनेशन लेकिन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जिन डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने नहीं कराया है उनको भी कराना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की लहर अभी थमने वाली नहीं है। वेरिएंट नए नए आते रहेंगे। ठीक है, आपने आज करा लिया, फिर दूसरी डोज ले ली, तो प्रोटेक्शन लेवल कुछ ना कुछ बनता चला जाता है। एक डोज लेने के बाद भी प्रोटेक्शन हो जाता है। इसलिए जिन्होंने नहीं लगवाया है उनको लगवा लेना चाहिए। आगे आने वाले वेरिएंट से भी अपने को बचाना है, क्योंकि ये महामारी है और महामारी लंबे समय तक चलने की संभावना है पूरी। जी, तो दर्शकों, जैसे कि हमारे डॉक्टर ने बताया कि आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर आपको वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तभी इसके प्रसार को रोक सकते हैं। जी डॉक्टर संजय जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर नया वेरिएंट जो आया है ये किस प्रकार से कितना घातक है? देखिए, मैंने अभी आपसे जैसा बताया कि अभी इस वायरस को रिकॉग्नाइज हुए मात्र 8 या 10 दिन हुए हैं। इसलिए इसकी घातक क्षमता के बारे में कोई भी एक अंतिम राय या अंतिम शब्द अभी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ भी अभी तक देखा गया है देशों में, या उससे बहुत गंभीर
प्रभाव अभी तक नहीं देखे गए हैं। मोटे तौर पे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कमजोरी की, थकान की, बदन दर्द की, सर दर्द की, गला छिलने की, या थोड़ा बहुत खांसी वगैरह की। लेकिन कोई भी अभी तक ऐसा गंभीर मामला नहीं आया है कि रोगी को बीमार होने के बाद आईसीयू में एडमिट होना पड़े और जी उसकी जान के लाले पड़ जाए। ऐसा जी अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन जी आने वाले समय में इसका क्या रूप होगा, क्या इसके प्रभाव होंगे, तभी कुछ इसके बारे में पुख्ता तौर पे कह पाना संभव होगा। लेकिन मोटे तौर पे ये जान लीजिए, अभी तक जी की जितनी भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा डरना या चिंता करना किसी के लिए भी हितकर नहीं है। बस जी जरूरत है एक अच्छे आहार की और जी वैक्सीनेशन की। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि एक अच्छे आहार की हमें ज़रूरत है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम अपना आहार किस प्रकार से रखें कि हम मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर खुद को स्वस्थ रख सकें। आहार के बारे में मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि बिल्कुल। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा भरपूर लें, क्योंकि जी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनती है प्रोटीन से। अगर जी आप मांसाहारी हैं तो जी मांस का सेवन करते हैं, जी अंडे हैं, और अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें हैं, दूध है, या सोया के जो बड़ी आती हैं या सोया के जो प्रोडक्ट्स आते हैं आप जी उनका सेवन करें, ताकि जी प्रोटीन अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। बैलेंस्ड खाना, संतुलित जी खाना खाएं, खाने में सब जी कुछ हो, और हो सके तो घर का ताजा खाना खाएं, बाहर का खाना जहां जी तक हो डॉक्टर सके संजय जी, अवॉइड आपको करें। ज़रा सा रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए और जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम मेगा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो वैक्सीन जो है इस पे किस हद तक कारगर होगी? जी डॉक्टर संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे। बताइए, पूछिए। जी नहीं, वो हमें उनका पूछ सवाल रही है कि क्लियरली सुनाई नहीं वैक्सीन दिया। का नए वेरिएंट पर क्या प्रभाव है, मतलब कि अगर हमने दोनों डोज ले ली हैं तो क्या वेरिएंट हमें ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। देखिए, इस पर भी अभी तक कोई शोध जो हो रही हैं वो अभी इस पे चल रही हैं कि वाकई में जी वैक्सीन से ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आप दोनों डोज वैक्सीन की ले चुके हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपका एंटीबॉडी लेवल गिर भी चुका है तो आपकी मेमोरी सेल्स में कहीं उस वायरस की उपस्थिति दर्ज है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के शरीर में प्रवेश करते ही एक्टिव हो जाएगी और आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। इसलिए वैक्सीनेशन हर तरीके से आपके लिए हितकर है और आपको नए वेरिएंट से भी प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा जी जी देगा, ये मान के चलना ज्यादा उचित है। जी इसलिए दोनों डोज वैक्सीन की लेना आवश्यक है। अगर एक ले जी चुके हैं तो दूसरी भी ले लीजिए, नहीं ले जी चुके हैं तो ले लीजिए। जी वैक्सीनेशन ही बिल्कुल। इसका एकमात्र बचने का रास्ता है। जी, तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर हमारे बार बार हम ये समझा रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आपने पहला डोज लगवाया है तो दूसरा भी ज़रूर लगवाएं, उसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। आखिर हम कोरोना के इस दौर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए किन किन उपायों का प्रयोग करें, जिससे कि हम खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने समाज और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। मुझसे मुझसे सवाल है आपका? जी डॉक्टर संजय जी, आप ही से हाँ, जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में भी कोविड से बचने का तरीका कोविड अनुकूल व्यवहार ही है। जी और कोविड अनुकूल व्यवहार के जो 3 मूल मंत्र हैं, WMD, W माने वॉशिंग योर हैंड्स, M जी माने फेस मास्क का इस्तेमाल, और D माने सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी अत्यंत जरूरी। जी ये चीजें आज भी कोविड से बचने के लिए उतनी ही कारगर हैं, और साथ में टीकाकरण कराना और एक अच्छी सोच और अच्छा आहार, बस यही आपको कोविड संक्रमण से बचा सकता है। इसी का आप पालन करें, और बाकी तो देखिए, वायरस तो जी घूम ही रहा है हवा में। खुद जी को बचाना है, और खुद को बचाने के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना है, तभी कोरोना भागेगा, कोरोना जी हारेगा बिल्कुल। और देश जीत। जी डॉक्टर संजय जी, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई माता अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकती है। करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो जी भारत सरकार ने परमिशन भी दे दी है कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीकाकरण करा सकती हैं। उसमें जी कोई भी मतलब संदेह नहीं है और कोई भी नुकसान नहीं। जी करा सकती हैं। जी बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि हमें प्रॉपर मास्क लगाने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है और अभी भी हमें 2 गज़ की दूरी की ज़रूरत है। तो आज के डॉक्टर्स स्पीक पे बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।